दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक पुष्कर ने देखा कि एक बड़े आकार वाला सांप उसी की ओर अपना फन फैलाए हुए देख रहा है। पुष्कर बुरी तरह कांप रहा था। वो चिल्लाना चाहता था मगर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी और अगले ही पल उस फुंकारते हुए लाल आंखों वाले सांप ने पुष्कर की ओर छलांग लगा दी। पुष्कर ने उससे बचने के लिए अपना हाथ लहराया और तभी कांच के टूटने की तेज आवाज आई। पुष्कर, तुम बाहर आते हो या नहीं? और कांच के टूटने की आवाज के साथ ही पुष्कर के कानों में श्रावणी की आवाज भी पड़ी। पुष्कर ने देखा कि उसके हाथ से बाथरूम का मिरर टूटकर नीचे गिर गया है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पूरे शरीर में भयंकर जलन हो रही है। आखिर हो कौन तुम? पुष्कर बड़ी मुश्किल से सांस खींचता हुआ बोला। फिर पुष्कर ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और देखा कि उसका पूरा शरीर अजीब तरह से लाल हो गया था। यह क्या है? क्या मैं जल गया हूं? पुष्कर ने खुद से कहा। पुष्कर ने आह भरी और बाथरूम के मिरर की ओर देखा जो मकड़ी के जाल की तरह टूटकर नीचे गिर गया था। वो सांप, वो खाई, क्या था वो सब? ओह गॉड, कितना डरावना था वो सीन, पुष्कर ने कहा। पुष्कर के मुंह से निकले ये शब्द खत्म ही हुए थे कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ बाथरूम का दरवाजा खुल गया और श्रावणी तेजी से अंदर गिरी। वो दोनों एक दूसरे के गले से चिपक गए और एक साथ जमीन पर गिर पड़े। पुष्कर को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी बाहों में बैठी लड़की से हल्की सुगंध आ रही थी। गर्म और मुलायम मांस, गुलाबी कमर और पुष्कर के हाथ श्रावणी के कमर के निचले हिस्से को जोर से पकड़े हुए थे। श्रावणी का नाजुक चेहरा जो पहले सिर्फ गुस्से में लाल था, अब वह शर्म और गुस्से से लाल दिख रहा था क्योंकि श्रावणी की छाती पुष्कर के सीने में धंस चुकी थी। इस समय वो दोनों एक ऐसी स्थिति में थे जिसकी श्रावणी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्रावणी? पुष्कर जैसे नींद से जागा हो। उसे नॉर्मल होने में थोड़ा समय लग गया था। पुष्कर के शरीर पर उभरे वो नीले और काले रंग के सांप गायब हो चुके थे। हालांकि उसे अभी तक यह एहसास नहीं था कि उसके हाथ श्रावणी के खूबसूरत शरीर के कौन से हिस्से पर हैं। पुष्कर अभी तक भौंचक्का था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पुष्कर, तुम क्या कर रहे थे? मैं कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही थी, श्रावणी ने दबी हुई आवाज में कहा। और उसके साथ ही श्रावणी ने खुद को पुष्कर की मजबूत पकड़ से छुटाते हुए अपनी गुलाबी मुट्ठी से गुस्सा निकालने के लिए पुष्कर की छाती पर 2 बार मुक्का मारा। हालांकि ये दोनों मुक्के श्रावणी ने अपनी शर्म छुपाने के लिए पुष्कर की छाती पर जड़े थे। उन दोनों मुक्कों के साथ ही पुष्कर को याद आया कि श्रावणी तो उसके स्कूल की दोस्त है और आज वो दोनों यहां नॉर्थ कैंपस में अपने कॉलेज में आए थे। जिसके बाद अचानक ही श्रावणी ने उससे इस कॉम्प्लेक्स में आने के लिए कहा था जहां पिछली बार वो उर्वी के साथ आया था और चक्रधर ने उसकी पिटाई की थी। अरे तुम जल्दी से अपना हाथ हटाओ। श्रावणी अचानक शर्म से चिल्ला उठी। यह एक अनजाने में हुई गलती थी। वैसे तुम मेरे ऊपर हो तो पहले तुम्हें ही उठना होगा, पुष्कर ने कहा। पुष्कर ने वास्तव में अपना हाथ श्रावणी के शरीर के उस हिस्से पर रखा हुआ था जहां उसे नहीं रखना चाहिए था। यह सुनते ही श्रावणी चिल्ला उठी। वह इस समय एक आकर्षक ऑक्टोपस की तरह पुष्कर के शरीर पर सवार थी। मैं जानती हूं यह सब किसी गलती है, श्रावणी ने खुद को संभालते हुए कहा। पुष्कर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम प्यार में टूटे हुए आशिक हो गए हो? क्या तुम्हें खुद को इस तरह बंद करके आत्महत्या करने की जरूरत है? श्रावणी उठी और शर्मनाक चेहरे के साथ पुष्कर को दोष देते हुए बोली। श्रावणी जमीन से तो उठ चुकी थी लेकिन अपने कपड़े संभालना भूल गई थी और तभी पुष्कर की नजर सीधा उसके टॉप के ऊपर के खुले बटन पर जाकर टिक गई। पुष्कर को यकीन नहीं आ रहा था कि श्रावणी इतनी बड़ी हो चुकी है। श्रावणी ने जैसे ही पुष्कर की नजरों का पीछा किया तो उसने झट से अपने टॉप का बटन बंद करने की कोशिश की मगर बटन टूट चुका था और इस समय श्रावणी के पास शर्मा कर अपनी आंखें झुकाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी पुष्कर का ध्यान भी उसके ऊपर से हट गया। मैं टूटा हुआ आशिक हूं, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। उर्वी सिर्फ अयान के साथ बात कर रही थी लेकिन तुम इतने मूर्ख थे कि तुमने इसे सीरियसली ले लिया।
मैं कुछ समय से तुम्हें कुछ बदला हुआ देख रही हूं पुष्कर, श्रावणी ने कहा। पुष्कर ने श्रावणी की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि वो जानता था कि श्रावणी सच बोल रही है। कुछ ही देर पहले उसके शरीर पर गहरे काले और नीले रंग के सांप मंडरा रहे थे और अचानक ही वो सब गायब हो गए, जिनके बारे में पुष्कर को खुद भी कुछ नहीं मालूम था। और तो और पिछले कुछ समय से उसके अंदर से अचानक ही ऐसी आवाजें आती थी। तभी श्रावणी ने अपने गुलाबी होंठ दांत से काटे और धीमी आवाज में शिकायती लहजे में कहा, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या अच्छा है, लेकिन तुम उसके लिए इस तरह बेचैन क्यों हो? श्रावणी ने पुष्कर से कहा। लेकिन अचानक ही पुष्कर की आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से निकला, आज मैं इस चक्रधर का खून पी जाऊंगा। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो पुष्कर? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ओह, तुम्हारी आंखें? श्रावणी ने अचानक ही पुष्कर के उस बदले हुए रूप को देखा। पुष्कर बाथरूम से बाहर निकल चुका था और उसके कदम चक्रधर की ओर बढ़ चुके थे। फुंकार मारते काले और नीले सांप पुष्कर के दोनों कंधों पर फिर से आ चुके थे। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने चक्रधर को मार दिया तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे उसका खून नहीं करना है। पुष्कर ने अपने कंधे पर बैठे सांप को फुंकारते हुए देखकर कहा। पुष्कर के कहते ही काला सांप उसके कंधे से उड़ते हुए सीधे उसकी आंखों के सामने आ गया और बोला, अब तुम हमारे संरक्षण में हो, तुम्हें अपने बदले को पूरा करना ही होगा। काले सांप ने पुष्कर से कहा, मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि अगर तुमने उसे जान से मार दिया तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। पुष्कर ने कहा, ठीक है, पर अगर तुम पर फिर से हमला होता है तो हमें उस हमले का जवाब देना ही होगा, फिर चाहे उसमें किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। काले सांप ने पुष्कर से कहा, लेकिन किसने दिया तुम्हें यह आदेश? कौन है जो मेरी मदद करना चाहता है? पुष्कर ने उस फुंकारते हुए सांप से पूछा। अभी इस बात का समय नहीं आया है, समय आने पर तुम्हें साफ पता चल जाएगा। यह कहकर पुष्कर के कंधे पर बैठा वो सांप गायब हो गया था और अब पुष्कर चक्रधर के सामने आ पहुंचा था। चक्रधर, तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुझे अपने किए की कीमत चुकानी होगी। कमीने, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुष्कर ने चक्रधर के सामने आने के बाद जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे तू फिर आ गया? लगता है पिछली बार तू भूल गया है। पिछली बार तो सिर्फ तेरी हड्डियां तोड़ी थी, इस बार तेरी अर्थी ही यहां से निकलेगी। साले डेढ़ पसली। चक्रधर ने कहा, वो तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि मेरी अर्थी निकलेगी या तेरी हड्डियां टूटेंगी। पुष्कर ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, देख, आज मुझे परेशान मत कर, मुझे और भी बहुत काम है। इतना कहकर चक्रधर अपने मोटे शरीर को लेकर फिर से कुर्सी पर बैठ गया और पुष्कर पर ताना मारते हुए बोला, पैसे तो तुम्हारे जैसे फकड़ों के पास होते नहीं, फिर क्यों मुंह उठाकर यहां चले आते हो? पुष्कर चक्रधर के सामने खड़ा हुआ था और अपने अंदर के उस खौफनाक और भयंकर तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पुष्कर जानता था कि उसके अंदर की यह ताकत चक्रधर और उसके आदमियों को खत्म करने के लिए काफी है। अचानक ही पुष्कर ने अपने आराध्य शिव शंकर को याद किया। हे महादेव, मैं इसका खून नहीं करना चाहता, प्लीज मेरे अंदर के इस गुस्से को शांत कर दो, वरना आज मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। फिर पुष्कर ने चक्रधर से कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे सामान की क्या कीमत है और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारे सामान का हर्जाना भर सकूं, लेकिन तुम अपनी नहीं बल्कि उस सड़े हुए आदमी अयान के शब्द बोल रहे हो। यह सुनते ही चक्रधर शांत हो गया था, लेकिन तभी को सोचते हुए वो गुस्से में खड़ा हो गया और तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर अयान को बीच में क्यों लाते हो? तुम्हें क्या लगता है कि अयान से उसकी गर्लफ्रेंड छीनना कोई मजाक है? खैर, मैं तुम्हें यह बात अच्छे से बता देना चाहता हूं बेवकूफ लड़के, अगर तुमने मिस्टर अयान और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच में आने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जान मेरी नहीं, तुम्हारी जाएगी। तुम इस रेस्टोरेंट की आड़ में कौन कौन से काम करते हो उन सब की जानकारी है मेरे पास। तुम सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि चोरी छुपे शराब भी बेचते हो, पुष्कर ने चिल्लाते हुए कहा था और उसकी बात सुनते ही चक्रधर के चेहरे का रंग बदलने लगा था। लेकिन पुष्कर यही नहीं रुका और वो आगे बोला, लेकिन सिर्फ शराब ही नहीं, और क्या क्या नशे की चीजें तुम कॉलेज के लड़के लड़कियों को सप्लाई करते हो, मुझे सब पता है। चक्रधर की आंखें फैलने लगी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि पुष्कर उसके बारे में इतना कुछ जानता है। ठीक है,
आज से पहले जो भी हमारे बीच में हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, और मैं भी भूल जाता हूं, और अपनी पिछली गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। चक्रधर ने बात को संभालते हुए पुष्कर से कहा, ठीक है, अब मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है जब तक कि तुम खुद मेरे रास्ते में नहीं आते हो, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, पुष्कर ने चक्रधर से कहा। पुष्कर वापस जाने के लिए मुड़ चुका था, क्योंकि उसे अभी यह पता लगाना था कि उसके शरीर के साथ यह अजीबोगरीब घटना क्यों हो रही है। लेकिन जैसे ही पुष्कर बाहर जाने लगा, तभी चक्रधर के रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की तेजी से भागती हुई वहां आ गई और चिल्लाते हुए बोली, सर, एक बूढ़ी औरत कैबिन में बेहोश हो गई है, आप जल्दी चलिए। लेकिन पुष्कर ने उस लड़की की बात को अनसुना करके बाहर जाने का मन बना लिया था। मगर जैसे ही वो बाहर आया तो उसे श्रावणी कहीं भी दिखाई नहीं दी। अरे, लड़की कहां गई? अभी तो मैं उसे यहीं पर छोड़कर गया था, पुष्कर ने कहा। पुष्कर ने रेस्टोरेंट के अंदर देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि श्रावणी उसी ओर भागी चली जा रही है जहां वो बूढ़ी औरत बेहोश हो गई थी। पुष्कर भी ना चाहते हुए उसी ओर चल पड़ा। श्रावणी, तुम यहां क्या कर रही हो? चलो यहां से, मैंने चक्रधर से समझौता कर लिया है, पुष्कर ने श्रावणी के पास जाकर कहा। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह तुम चक्रधर की ओर गए थे मैं तो डरी गई थी, तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे थे, श्रावणी ने राहत की सांस लेते हुए पुष्कर से कहा। पुष्कर जानता था कि श्रावणी उसके उस रुद्र रूप की बात कर रही थी जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। पुष्कर तो बस यही जानता था कि आज उसने कितनी मुश्किल से अपने आप से चक्रधर को बचाया था। तभी पुष्कर के कानों में उस बूढ़ी औरत के पति की रोने की आवाज पड़ी। देखो ना पुष्कर, इस बूढ़ी औरत को क्या हो गया है? ये बेचारी बेहोश हो गई है, श्रावणी ने सामने फर्श पर बेहोश लेटी हुई बूढ़ी औरत की ओर इशारा करते हुए कहा। पुष्कर ने आंख उठाकर उस बूढ़ी औरत और उसके पति की ओर देखा। उसके साथ में उसका पति विलाप कर रहा था और बाकी लोग खड़े हुए डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ी औरत अपनी सांसें खो चुकी है। क्या पुष्कर उस बूढ़ी औरत की जान बचा पाएगा? क्या पुष्कर अपने शरीर में हो रहे इस बदलाव के बारे में जान पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए